हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करा है फॉर योर अपकमिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विद यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करा है, ये जनरली बहुत से पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है। सो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विद यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि आपके पहले एग्जाम जो है आपका ये 20 अप्रैल को होने वाला था, अब ये एग्जाम 1 मंथ एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आपका ये एग्जाम जो है 10 मई 2022 को कंडक्ट करवाया जाएगा। और यहाँ पर मैंने डेट को रिलेटेड, आपकी जो डेट है उससे रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है डिटेल में, और उस डिटेल वीडियो की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है। आप उसे एक बार देख लीजिएगा, जिसमें मैंने इस यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स को मैंने आपके लिए बता रखा है। अब उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्सिटी में आपको किस तरीके से पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न आता है, पेपर किस तरीके से आपको पूछा जाएगा। तो याद रखिए, आपका पेपर जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 70 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो। और पार्ट बी में आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि होते हैं आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना होता है, यानी आपको एग्जाम में एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सही मार्क कर कराना होता है। सो अगर आप हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स, हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट फॉलो करते हो, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इजीली इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी के हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे। एमसीक्यूज प्लस थ्योरी लेक्चर हमने आपके लिए बना रखा है। उसी तरीके से नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने हाईलाइट करा है। नोट में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की बेसिक नॉलेज पूछी जाती है। एंड मॉक टेस्ट आपको देखने मिलेगा, एंड 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ जो कि रिवीजन का काम करेगी। तो याद रखिएगा, सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट हम आपको हिंदी में भी एज वेल एज इन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको हमारे इस कोर्स को रिफर करके जल्द से जल्द हम प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। वहां से 1 क्लिक में ही सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। तो आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट इसको 1 वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ, ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के 1 दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर चले जाओगे, तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारा ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। सो इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पहला प्रश्न, जब प्रतिदर्श आकार 30 से अधिक हो तो निम्न संख्यक परीक्षण का उपयोग किया जाता। When sample size is more than 30, the following statistical test is used. इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि जब प्रतिदर्श का आकार 30 से अधिक होगा,
तो उस केस में हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज करेंगे, कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण का प्रयोग करेंगे, हमें ये पता लगाना है। मतलब दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए स्टैटिस्टिकल टेस्ट में से कौन सा आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करोगे, कब, जब आपका जो सैंपल का साइज है ये 30 से ज्यादा हो, मोर देन 30 हो। सो याद रखिएगा, जब भी आपका सैंपल का साइज मोर देन 30 होता है तब आप जी टेस्ट का यूज करते हो। मतलब जी परीक्षण के लिए हम यूज करेंगे, जी परीक्षण का हम यूज करेंगे अगर हमारे प्रतिदर्श का आकार 30 से अधिक हो। अब ये जी टेस्ट, टी टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते क्या है? सो याद रखिएगा, जैसे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं रिसर्च में, तो हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को हमारी टेस्ट करते हैं। सो नल हाइपोथेसिस में भी हम जब नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे आते हैं पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो पैरामेट्रिक टेस्ट में जो आपके टेस्ट इंक्लूड होते हैं वो होते हैं आपके जी टेस्ट एंड टी टेस्ट। ये जी और टी टेस्ट होते क्या है? सो याद रखिएगा, जी टेस्ट एंड टी टेस्ट ये बताते हैं कि आपका जो पॉपुलेशन का मीन है और आपका जो सैंपल का मीन है, मतलब आपके पास पॉपुलेशन का मीन होगा और सैंपल का मीन होगा। सो पॉपुलेशन के मीन और सैंपल के मीन को आप कंपेयर करते हो। पॉपुलेशन का मीन एंड सैंपल के मीन को अगर हम कंपेयर करते हैं, ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है जी टेस्ट एंड टी टेस्ट के पॉपुलेशन का मीन और सैंपल के मीन में कितना डिफरेंस है। बेसिकली इसके लिए हम जी टेस्ट एंड टी टेस्ट का यूज करते हैं, कंपेयर करते हैं हम पॉपुलेशन के मीन से और सैंपल, पॉपुलेशन के मीन को सैंपल के मीन से, इसीलिए हम जी और टी टेस्ट का यूज करते हैं। सो याद रखिएगा, जी टेस्ट हम कब यूज करते हैं? जब हमारी सैंपल का साइज मोर देन 30 होगा और हमें पॉपुलेशन का, याद रखिएगा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नोन हो, तब हम जी टेस्ट का यूज करेंगे। जी टेस्ट कब यूज करा जाता है? जब हमारे सैंपल का साइज 30 से अधिक हो, 30 से अधिक हो, आपके जो प्रतिदर्श का आकार है 30 से अधिक हो और आपकी जो जनसंख्या है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पता हो, मतलब नोन हो। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो कितना स्प्रेड आउट है, आपके जो पॉपुलेशन से आपको जो डेटा मिलेगा वो कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड आउट है, बेसिकली ये बताते हैं। ये इसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नोन है और आपके सैंपल का साइज 30 से ज्यादा है, 30 से अधिक है, तब हम जी टेस्ट का, मतलब जी परीक्षण का यूज करेंगे और जी परीक्षण का उपयोग करेंगे। अगर आपके जो सैंपल है, सैंपल का साइज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंपल का साइज 30 से कम है और आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है, आपको पता नहीं है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, सो उस केस में आप टी टेस्ट का यूज करोगे, मतलब टी परीक्षण का प्रयोग करोगे। सो याद रखिएगा, टी टेस्ट हम कब यूज करते हैं? जब सैंपल का साइज 30 से कम हो और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो, तो उस केस में हम टी टेस्ट का यूज करेंगे। और जी टेस्ट कब यूज करते हैं? जब सैंपल का साइज 30 से ज्यादा हो, 30 से अधिक हो और हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नोन हो, तो उस केस में हम जी टेस्ट का यूज करेंगे। और इस प्रश्न में हमें यही पूछा गया है कि अगर आपका जो सैंपल का साइज है, मतलब आपके प्रतिदर्श का आकार 30 से अधिक है, मतलब 30 से ज्यादा है, तो उस केस में आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे और किस टेस्ट का, किस परीक्षण का उपयोग करोगे आप? सिर्फ और सिर्फ जी टेस्ट का। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जी टेस्ट। और यहाँ पर हमें एक और विकल्प दिया गया है, एक और ऑप्शन दिया गया है, सैंपल टेस्ट। सैंपल टेस्ट क्या होता है? बेसिकली कि आप सैंपल पर टेस्ट परफॉर्म करते हो, आप आपका जो सैंपल चुन लेते हो, मतलब आपका जो नमूने चुन लेते हो आप रिसर्च में स्टडी करने के लिए, आपके शोध के लिए। सो आप सैंपल पर रिसर्च करते हो और सैंपल को टेस्ट करते हो और उस टेस्ट से आपके जो रिजल्ट मिलते हैं पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हो, उसे हम कहते हैं सैंपल टेस्ट। तो सैंपल टेस्ट का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको विकल्प ए में गिवन है, वो जो कि है जी टेस्ट। अगर आपके जो सैंपल का साइज है 30 से अधिक है, 30 से ज्यादा है, तो उस केस में आप जी टेस्ट का यूज करोगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्हाट इज योर फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम? दिस इज, आपका पसंदीदा टेलीविजन कार्यक्रम कौन सा है? सो इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कौन से टाइप का क्वेश्चन होगा। सो व्हाट इज योर फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम, मतलब आपका फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम क्या है?
तो ये कौन से क्वेश्चन होगा, या ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा, ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन होगा, या फिर एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। मतलब आपका पसंदीदा टेलीविजन कार्यक्रम कौन सा है, ये आपका परिबद्ध प्रश्न होगा, प्रश्नात्मक प्रश्न होगा, या फिर एक खुला प्रश्न होगा, हमें ये पता करना है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपका एक टेलीविजन, एक फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम है, आप उसको बताए, आपका एक पसंदीदा टेलीविजन कार्यक्रम है, आप उसका नाम बताओगे तो कुछ स्पेसिफिक नाम होगा, बस आप उसका एक नाम ही बताओगे, जैसे किसी का स्टार प्लस, जी टीवी, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक नाम है, ये अपने टेलीविजन का एक नाम है। तो आप एक स्पेसिफिक नाम है, यहाँ पर आपको कोई डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको बस आपका टेलीविजन का नाम बताना है। तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं परिबद्ध प्रश्न। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आप यस नो टाइप, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस देखोगे, और जिसमें आप स्मॉल वर्ड में आंसर करोगे, जिसमें आप आपकी पूरी ओपिनियन को आगे नहीं रखोगे, उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विकल्प आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी एन ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं प्रश्नात्मक प्रश्न। मतलब आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि किसी के ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड हो, आप किसी के ऑब्जर्वेशनल क्या होता है, किसी को ऑब्जर्व कर कर आप कुछ बता रहे हो। तो यहाँ पर आप किसी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं खुला प्रश्न और मुक्त प्रश्न। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें आप लोगों के ओपिनियन लोगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई पिक्चर देख लिया, तो आपको उस फिल्म का रिव्यू देना है, तो आप कैसे आपको अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको उस एक्टर की एक्टिंग कैसी लगी, तो आप ये नहीं बोलोगे कि अच्छी लगी, आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि उसने ये सीन अच्छा परफॉर्म किया था, ये सीन, तो आप आपके ओपिनियन आगे रख रहे हो। तो ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन का एग्जाम्पल होगा। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप उस क्वेश्चन को बेसिकली एक्सप्लेन करते हो, आप उस क्वेश्चन को डीप में एक्सप्लेन करोगे, आप आपके ओपिनियन को आगे रखकर उस क्वेश्चन का आंसर करोगे। तो यहाँ पर आपका जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये भी इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एक परिबद्ध प्रश्न। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अन्वेषी शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि कौन सा विकल्प सही है अबाउट अन्वेषी शोध। तो हम एक एक कर सारे विकल्प देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, इट इज कंडक्टेड टू गेट न्यू फिक्शन, मतलब इसका प्रयोग नए कथा सत्य सूचना हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन बी का मतलब है कि हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसलिए कंडक्ट करवाते हैं ताकि हम न्यू फिक्शन को जनरेट कर सके। फिक्शन का मतलब क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। फिक्शन जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जैसे कोई स्टोरी है जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जैसे स्पाइडरमैन की स्टोरी, ये इमेजिनेशन से क्रिएट की गई, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो इमेजिनेशन की बेसिस पर क्रिएट करी गई। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम कोई चीजों को इमेजिनेशन के बेसिस पर नहीं कंडक्ट करवाते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम इमेजिनेशन को नहीं जनरेट करते हैं, कोई न्यू फिक्शन को नहीं बताते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इट इज कंडक्टेड टू गेट न्यूमेरिकल डेटा। तो नो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करते, इसीलिए नहीं कंडक्ट की जाती है ताकि हमें न्यूमेरिकल डेटा मिले, मतलब इसके अंकीय डेटा प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कोई अंकीय डेटा, मतलब कोई न्यूमेरिकल डेटा को प्राप्त करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डेटा को गैदर करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट नहीं करवाते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, इट इज कंडक्टेड टू सीक ज्योग्राफिकल डेटा, मतलब इसके भौगोलिक डेटा की तलाश करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नहीं, आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ज्योग्राफिकल डेटा सीख करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं कंडक्ट करवाते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है जिसमें आप ज्योग्राफिकल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आप कंडक्ट करवाते हैं टू रिजॉल्व एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जो ऐसे टर्म्स, जो ऐसे फिनोमेना जो कंफ्यूजिंग है, मतलब जो क्लियरली डिफाइंड नहीं होते हैं।
तो आपको एम्बिग्विटी का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एम्बिग्विटी का मतलब होता है ऐसे फेनोमेना, ऐसे टर्म्स जो वेल डिफाइंड नहीं है, जो कंफ्यूजिंग है। तो ऐसा फेनोमेना जो वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसको अच्छी तरीके से डिफाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हैं, इसीलिए आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करवाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करवाया जाता है ऐसे फेनोमेना को रिजॉल्व करने के लिए जो कि वेल डिफाइंड नहीं हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, मतलब इसका प्रयोग संदिग्धता निवारण हेतु किया जाता है। तो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का हम कंडक्ट करवाया जाता है, इसका यूज होता है, इसको कंडक्ट करवाया जाता है बिकॉज ऐसे फेनोमेना जो कंफ्यूजिंग है, जो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, उनको डिफाइन करने के लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। Here option A is the right answer. It is conducted to resolve ambiguity. Next, if the instrument measures what it is designed to measure, then we can say that the instrument is. यदि एक उपकरण की रचना कुछ विशिष्ट नापने के लिए की जाती है, तब हम कहते हैं कि ये उपकरण है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट पर आप जो चीज मेजर करना चाह रहे हो, वो इंस्ट्रूमेंट आपको वही चीज को मेजर कर रहा है, वही दिखा रहा है, तब हम उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे। मतलब एक उपकरण है, उस उपकरण में आप कोई चीजों को मेजर कर रहे हो, और आप जो भी मेजर कर रहे हो, जो भी नाप रहे हो आप, उसको वो सेम ही दिखा रहा है। तो उस उपकरण को और उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे वैलिड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैध। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वैध जिसे हम वैलिड कहते हैं। अब वैलिड क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है, ओके, और आपने वेइंग मशीन में वेट किया और आपका वेट भी आ रहा है 60 केजीज। तो इस केस में आप क्या कहोगे, आपकी जो ये वेइंग मशीन है वो वैलिड है, मतलब आपका जो एक्चुअल वेट था वो वही वेट दिखा रही है, मतलब आप जो एक्चुअल में नापना चाह रहे थे, जो आप एक्चुअल में मेजर करना चाह रहे थे, वो वही चीज दिखा रहा है। तो इस केस में आप कहोगे आपकी जो वेइंग मशीन है ये वैलिड है। तो यहाँ पर आपका जो मेजर करना चाह रहे थे वही दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट, तो उस केस में हम कहेंगे आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिड है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए वैलिड और विकल्प ए वैध ये सही हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। रिलायबल जिसे हम कहते हैं विश्वसनीय। तो रिलायबल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है, हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है और आपने वेइंग मशीन लिया और आपने बार बार वेट किया, मान लीजिए आपने 3 बार वेट किया और तीनों भी बार आपका 56 और 56 केजीज वेट आ रहा था। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 3 बार आपने वजन किया और आपका वजन तीनों भी बार 56 और 56 से आ रहा था। मतलब इस केस में आप जो नापना चाह रहे थे, आपकी जो एक्चुअल मेजरमेंट है, आपकी जो एक्चुअल रीडिंग है, वो नहीं दिखा रहा है मशीन। तो इस केस में आपका हो गया आपकी जो वेइंग मशीन है ये रिलायबल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिलायबल क्या होता है, जो एक्चुअल में होता है उसको वो मेजर नहीं कर पाता है और बार बार रीडिंग लेने पर सेम ही आती है, उसे हम कहते हैं रिलायबल। देन यूजफुल, यूजफुल का मतलब होता है जिसे हम उपयोग करते, जिसे हम यूज करते हैं। सो यहाँ पर यूजफुल तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देन ऑप्शन डी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब जिसे हम कहते हैं व्यवहारिक, मतलब आप जिसे चीजों को टेस्ट करते हो उसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल में आप क्या करते हो, चीजों को टेस्ट करते हो, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल में आपको जो आप मेजर करना चाह रहे हो वो नहीं दिखा पाता। सो यहाँ पर आप जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप जो चीजों को मेजर करना चाहते हो वो वही दिखा रहा है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं वैलिड। तो यहाँ पर आप जो आपका विकल्प ए है वैध और जो आपका ऑप्शन है वैलिड ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य होने की स्थिति में नगण्य परिकल्पना की अस्वीकृति क्या कहलाती है? रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड। इस प्रश्न में हमें फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, अगर आपकी नल हाइपोथेसिस मतलब नगण्य परिकल्पना आपकी सत्य है, नगण्य परिकल्पना मतलब नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है, ट्रू होने पर भी, सत्य होने पर भी आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, मतलब आपने इसको अस्वीकार कर लिया, देन उस केस में ये आपकी कौन सी त्रुटि होगी, ये आपके कौन से टाइप का एरर होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या होती है, मतलब परिकल्पना क्या होता है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो
आपके शोधकर्ता के अंदाजे और अनुमान पर आधारित होता है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, जिसे हम परिकल्पना भी कहते हैं, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो शोधकर्ता के अंदाजे और अनुमान पर बेस्ड होता है, और इसी को शोधकर्ता अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं। अब जो हाइपोथेसिस है उसे टेस्ट करने में रिसर्चर से गलती होती है, उसी को हम कहते हैं एरर्स और त्रुटि। अब रिसर्च में दो टाइप की त्रुटि होती है, एक होती है आपकी टाइप 1 एरर, एक होता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 त्रुटि और टाइप 2 त्रुटि, तो ये आपको याद रखना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर में आपको देखना है। जैसे कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, मतलब आपकी जो नगण्य परिकल्पना है, अगर ये ट्रू है मतलब ये सत्य है, सत्य होने पर भी आपने इसको अस्वीकार कर लिया, आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, तो ये हो जाती है आपकी टाइप 1 एरर और टाइप 1 त्रुटि। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, मतलब जो नगण्य परिकल्पना है, ये फॉल्स है, मतलब ये गलत है, गलत होने पर भी आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपने इसको स्वीकार कर लिया, देन ये हो जाती है आपकी टाइप 2 एरर और टाइप 2 त्रुटि। और इस प्रश्न में हमें पूछ रहा है कि आपकी जो आपकी नगण्य परिकल्पना है, जो आपकी नल हाइपोथेसिस है, वो ट्रू है, मतलब वो सत्य है, सत्य होने पर भी आपने उसको अस्वीकार कर लिया, तो वो कौन सी एरर कहलाएगी, वो कौन सी त्रुटि कहलाएगी, आपकी टाइप 1 त्रुटि। ओके, आपने क्या कर लिया, आपकी जो नल हाइपोथेसिस थे, आपकी नगण्य परिकल्पना है, वो सत्य है, और फिर आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, आपने इसको अस्वीकार कर लिया, सो वो हो जाती है आपकी टाइप 1 एरर और टाइप 1 त्रुटि। और जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगी, फिर भी आपने उसको, मतलब आपकी नल हाइपोथेसिस गलत होगी, फिर भी आप उसको स्वीकार कर लेते हो, तो वो हो जाती है आपकी टाइप 2 एरर। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, जो कि है टाइप 1 त्रुटि। अब आपको सैंपलिंग एरर, तिदृश त्रुटि और स्टैंडर्ड एरर, मतलब नामक त्रुटि। सो ये जो सैम्पलिंग से रिलेटेड है, ये जो टर्म है आपकी सैम्पलिंग से रिलेटेड है। जब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, तब हम ये सारे टर्म्स देखेंगे। तो आपको अभी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस प्रश्न में बस इतना ही याद रखना है, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, टाइप 1 त्रुटि और टाइप 2 त्रुटि क्या होती है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइप 1 एरर और टाइप 1 त्रुटि। अगला प्रश्न, What is the difference between the mean of a researcher's sample and the mean of the population of the sample known as? एक शोधकर्ता के नमूने और जनसंख्या के नमूने के मध्य के बीच अंतर को क्या कहते हैं? मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है, हमें फाइंड आउट करनी है कि ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में हमें ये बताया गया है कि आपके जो पॉपुलेशन है, मतलब आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या और आपके जो सैंपल, मतलब रिसर्चर्स के सैंपल, मतलब आपके जो सैंपल से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसका मीन, पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन से आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, उनका डिफरेंस क्या होगा, उनका अंतर को हम क्या कहेंगे। मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन का मीन माइनस सैंपल का मीन, इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन का मीन, मतलब पॉपुलेशन का जो भी मीन होगा वो आप लिखोगे, और सैंपल का मीन, सैंपल जिस पर हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं, जिस पर हम शोध परफॉर्म करते हैं, तो शोधकर्ता का जो सैंपल होता है और सैंपल से हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसका डिफरेंस, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे, तो इस डेफिनेशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर, सैंपलिंग एरर और सैंपल एरर। तो ये जो डेफिनेशन आपको दी गई है, तो ये डेफिनेशन आपकी होगी सैंपल एरर की, जिसे हम कहते हैं नमूनाकरण त्रुटि। तो यहाँ पर आप जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन जो आपको गिवन है ये सैंपल एरर की गिवन है। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसे भी हम एक बारी देख लेते हैं। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसे हम कहते हैं विश्वास अंतराल। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो कितने % सही आएगा, आपके रिजल्ट पर कॉन्फिडेंस, उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपको आपके रिजल्ट पर जो विश्वास होगा उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस
अंतराल कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल की नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसे हम कहते हैं मानक विचलन। सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन बताते हैं कि आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है, आपका डेटा कितना स्प्रेड है, ये बताता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। सो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन की भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी कॉन्फिडेंस सिग्निफिकेंस लेवल, जिसे हम कहते हैं सार्थकता स्तर। तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है कि आप जैसे मान लेते हो रिसर्च में आपके 1% और 5% सिग्निफिकेंस लेवल आप सेट करते हो। मतलब आप ये देखते हो कि इतने परसेंट आपके रिसर्च में एरर होने के चांस है। अगर आपके इससे कम एरर आता है आपके रिजल्ट में, तो आप क्या होगे कि आपके जो रिजल्ट है वो सही है। मतलब आपके जो रिजल्ट है वो बाय चांस नहीं आ रहे, जो एक्चुअल में जो रियलिटी में रिजल्ट आना है वही आ रहा है। सो उससे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। सो ये सिग्निफिकेंस लेवल की भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सैंपल एरर, जिसे हम कहते हैं नमूनाकरण त्रुटि। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ हाइपोथेसिस लाइज इन, परिकल्पना का मूल उत्पत्ति किसमें निहित है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है आपकी जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस का ओरिजिन क्या होता है। मतलब हाइपोथेसिस आप किस बेसिस पर ले डाउन करते हैं आपकी रिसर्च में, मतलब परिकल्पना की मूल उत्पत्ति किस पे निधन होती है, हमें यह पता करना है। सो परिकल्पना जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस आपका एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव का मतलब है टेम्पररी स्टेटमेंट, जो आप कुछ समय के लिए मान लेते हो। सो आपका जो हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट होता है, ये रिसर्चर के आपके जो शोधकर्ता होते हैं उनके एक्सपीरियंस, उनके ऑब्जर्वेशंस और उनके अजम्पशंस, उनके गेसेस पर बेस्ड होता है। मतलब उनको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक्सपीरियंस होगा, उनको इन्फॉर्मेशन होंगी, उस टॉपिक की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होंगी। तो आपकी जो हाइपोथेसिस होती है, परिकल्पना होती है, ये आपके और रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस और परिकल्पना। और रिसर्चर कुछ समय के लिए मान लेते हैं, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। अगर आप कोई चीज को अजम्पशन कर रहे हो, किसी चीज पर आप अजम्पशन और गेसेस ले डाउन कर रहे हो, सो उस विषय पर, उस टॉपिक पर आपकी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, आपके एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, टॉपिक में कुछ ना कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो आप हाइपोथेसिस तभी ले डाउन करोगे, और हाइपोथेसिस आप किस बेसिस पर ले डाउन करते हैं कि आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक में कुछ ना कुछ आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब पृष्ठभूमि ज्ञान की समृद्धि। सो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन डी है, मतलब रिचनेस ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, यहाँ पर आपका विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। डेटा कलेक्शन ड्यूरिंग रिसर्च, रिसर्च में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। सो रिसर्च में डेटा कलेक्ट करने के लिए आप हाइपोथेसिस नहीं ले डाउन करते हो, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आप हाइपोथेसिस किस बेसिस पर ले डाउन करते हो? आपकी बैकग्राउंड नॉलेज पर, ना कि आपको जो डेटा कलेक्ट करने वाले उसके बेसिस पर। देन ऑप्शन बी रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर डेटा एनालिसिस, मतलब आंकड़े विश्लेषण के बाद परिणामों का प्राप्ति। मतलब आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, डेटा एनालिसिस के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेंगे उसके बेसिस पर, आपको तो पता नहीं है आपको रिजल्ट क्या मिलेंगे, आपने बस आपकी जो नॉलेज है उसकी बेसिस पर आपने हाइपोथेसिस ले डाउन करी है। आपको रिजल्ट क्या मिलने वाले है आपको तो पता नहीं होता है जब आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन भी है ये ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब परिणाम की व्याख्या, मतलब रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन, मतलब रिजल्ट क्या आने वाला है उसके बेसिस पर आप हाइपोथेसिस नहीं ले डाउन करते हो। अगेन आपको जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी जो एक्सपीरियंस होता है, आपका जो उस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट होता है, उसी के बेसिस पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है, विकल्प सी है, ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रिचनेस ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, पृष्ठभूमि ज्ञान की समृद्धि। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.